नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड बजट के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया है। बजट के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि उनकी सरकार ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया है। उन्होंने स्वास्थ्य और स्वच्छ उत्तराखंड पर फोकस किया है, यानी उत्तराखंड स्वस्थ हो, स्वच्छ हो, इस पर विशेष तौर पर फोकस रहा है। अटल आयुष्मान योजना के लिए 150 करोड़ की सौगात दी गई है। उत्तराखंड के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है पलायन के बारे में मुख्यमंत्री का यह मानना है कि पलायन को रोकने की भरसक कोशिश की गई थी, की जा रही है और आगे भी की जाएगी। रोजगार के लिए उन्होंने कहा कि हमने कई सारी योजनाएं चलाई हैं, जिसका फायदा प्रदेश के युवाओं को हुआ है। प्रदेश में टीकाकरण का काम भी तेज कर दिया गया है क्योंकि कोविड का दौर है, लगातार टीकाकरण को बढ़ाया जा रहा है। शिक्षा जो सबसे मूल बात है, उस पर भी मुख्यमंत्री का यह कहना है कि बजट में हमने 300 करोड़ रुपए की वृद्धि की है ताकि बच्चों की शिक्षा पर किसी तरीके से असर न पड़े। को अब कंडेम कर दिया गया है। नई जो व्हीकल हैं वो हम लाए हैं और बहुत हाईटेक व्हीकल, उसमें 40-42 के करीब हाईटेक व्हीकल है। लेकिन इनका परिणाम क्या हुआ है कि आज राज्य में जो मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है, उसमें गिरावट आई है। 201 थी पहले प्रति लाख, आज वो 99 रह गई है। ऐसे ही जो संस्थागत प्रसव थे, जब हमने सरकार संभाली थी तो हमारे 50%। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, बड़ी चुनौती थी इनके समक्ष क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है और इस वैश्विक महामारी के दौरान मुख्यमंत्री के लिए बजट बनाना, और वो भी चुनावी साल में, क्योंकि आने वाला वक्त चुनावी साल है और उनका ये आखिरी पूर्ण बजट था, तो उसे लोक लुभावन भी बनाना था ताकि लोगों को ये न लगे, खर्च को बढ़ाना था, पैसे कहां से आएंगे इसकी भी व्यवस्था करनी थी। और जब सब कुछ हो गया उसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने पूरा जो अगले 1 साल का खाका है वो बताया और किस तरीके से उत्तराखंड को पिछले 4 सालों से वो आगे लेकर आए हैं उसके बारे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया और आगे क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ उनका प्लान है, उसके बारे में उन्होंने बताया। और किस पूरा जो बजट होता है उसमें किस तरीके से अलग अलग फंड में बजट आवंटित किया जाता है, किस फंड में कितना आवंटन किया गया, सरकार की क्या प्राथमिकता रही है, सरकार आगे किस विषयों पर प्राथमिकता देने वाली है, तमाम पहलुओं पर मुख्यमंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपनी बात रखी है। सबसे बड़ी बात, जिस पलायन की हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के लिए, उस पर भी उन्होंने अपनी टिप्पणी की है। हमारे साथ इस वक्त फहीम तन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रेजिडेंट एडिटर। फहीम, मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातें तो बताई, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुख्यमंत्री के सामने चुनौती है, जिसका हम कल भी जिक्र कर रहे थे कि आपने बता दिया कि हमारा ये बजट है, लेकिन उस बजट में जो पैसा, क्योंकि आप ऑलरेडी कर्ज में हैं, आपके पास पैसे के जो सरकार के पास आते हैं वो भी बहुत कम हुआ, घाटे में चल रहे हैं, पैसा कहां से लाएंगे, उस पर उन्होंने कुछ बहुत ज्यादा नहीं कहा। देखिए, बिल्कुल ये चुनौती तो है सरकार के सामने कि जो बजट है, बजट में पैसा कहां से और किस तरीके से, क्या जो अनुमानित है, क्या वो अनुमानित पैसा जुटा पाएंगे कि नहीं जुटा पाएंगे सरकार। ये एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, क्योंकि जो राजस्व की सोर्सेस हैं वो काफी कोरोना काल में हमने देखा है कि दिक्कत में आए हैं। लेकिन जिस तरीके का बजट है, इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि जो बजट है वो बड़ा संतुलित बजट बनाने की कोशिश की है और किसी तरीके का घाटा उसमें अनुमानित नहीं है, ये एक बड़ी बात है। और दूसरा ये है कि जो जब घाटे का बजट नहीं होता है तो ऐसे में ये बात माना जाता है कि जो संतुलन साधने की कोशिश की है उस पर सरकार बढ़ेगी। फाइन, एक सवाल मेरा आपसे, मुख्यमंत्री के सामने चुनौती तो रही होगी कि वो बहुत ज्यादा अब इससे पहले जो मुख्यमंत्री रहे होंगे चुनावी साल में, जब वो बजट पेश करते होंगे, जिनकी भी सरकारें रहती होंगी, उत्तराखंड नहीं पूरे देश में कहीं पर भी चुनावी साल में जब वित्त बजट पेश किया जाता हो तो उनके पास पूरा मौका होता था हाथ खोलने के लिए। वर्तमान में सिर्फ उत्तराखंड नहीं, देश के किसी भी राज्य में जहां पे चुनावी साल है
उनके पास बहुत मौका नहीं है, अब हाथ नहीं खोल पाएंगे बहुत ज्यादा। बिल्कुल, देखिए इसमें बहुत ज्यादा हाथ तो नहीं खोल पाएंगे, ये एक बात इसमें दिख रही है। लेकिन अगर हम इसको आंकड़ों के हिसाब से जैसे हम बात कर रहे थे, तो एक मोटी सी बात ये कही जाती है कि जब राजस्व का कोई घाटा अनुमानित नहीं होता है, तो इसका ये मतलब माना जाता है कि सरकार को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जो आय के साधन हैं वो नहीं बढ़े हैं, ये बड़ी बात है। क्योंकि आय के साधन बढ़ेंगे तो विकास कार्यों में ज्यादा और खुल करके खर्च किया जा सकता है। खुल करके हाथ जो सवाल आपने उठाया था उसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये सरकार के सामने चुनौती है और ये मुख्यमंत्री के सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि तो चुनावी वर्ष होता है, अंतिम वर्ष होता है सरकार का, तो उस लिहाज से बहुत उम्मीदें बढ़ जाती हैं सरकार के ऊपर। और अभी तो गैरसैंण के विकास को लेकर के मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की है, कमिश्नरी बनाई है, तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक बड़ा सरकार के ऊपर जो जिम्मेदारी है तो उसको भी करना है। तो ये तमाम चीजें हैं, अगर देख रहे हैं तो ये एक चुनौती बहुत बड़ी है। तो बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इस चुनौती से कैसे त्रिवेंद्र सरकार पार पाएगी, ये अपने आप में महत्वपूर्ण होगा और यही इस पर नजर लगी होगी। और इसी चीज को विपक्ष भी नजर रखे हुए है और विपक्ष ने जिस तरीके से अपने संकेत दिए हैं और कमिश्नरी को घोषित करने पे भी रिएक्ट किया है कि इसको जिला बनाया जाना चाहिए और जिला जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो कमिश्नरी को उस तरीके का नहीं कर पाएगी सरकार, ये विपक्ष ने रिएक्ट किया है। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष की बात सही ना होने पाए, ये भी चुनौती है सरकार के ऊपर। और क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पनपता है चुनावी वर्ष में, उसको भी नहीं पनपने देना है, ये एक चुनौती है सरकार के ऊपर। और सीएम ने जो घोषणाएं की हैं वो आगे बढ़ती हुई दिखनी भी चाहिए इस एक साल में, तभी उसका जब मूल्यांकन होगा वोट से पहले, तो वो मूल्यांकन उसको बहुत बड़ा एक फैक्टर बनता है। तो लिहाजा ये तमाम तरह की चुनौतियां त्रिवेंद्र सरकार के ऊपर हैं और इन चुनौतियों से कैसे पार पाएंगे एक बड़ी बात होगी। इसमें बहुत हद तक जो एक फैक्टर जो प्रभाव डालेगा वो ये भी होगा कि भारत सरकार से जो अनुमानित है 15वें वित्त आयोग का जो इस बजट में प्रावधान देकर करके किया गया है, और या फिर जो केंद्रीय योजनाओं का जो पैसा अनुमानित किया गया है अगले वर्ष में, तो वो कितना उससे राहत मिल पाती है केंद्र सरकार से, ये भी एक बड़ा फैक्टर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फहीम आपका इस बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। एक और जहां मुख्यमंत्री खुद सामने आए और बजट को लेकर उन्होंने अपनी बातें की, अपने दावे को सामने रखा, तो बजट पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का भी बयान आया है। हरीश रावत ने कहा है कि आम राज्य निर्माण के बाद का ये सबसे खोखला बजट है, यानी कि पिछले 20-21 साल में 2000 के बाद से जितने बजट पेश हुए हैं, इस बजट को हरीश रावत ने सबसे खोखला बजट करार दिया है। सरकार की ओर से सिर्फ रस्म अदायगी की गई है, बजट के नाम पर एक फॉर्मेलिटी को पूरा किया गया है, ये आरोप लगाया है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने। राज्य के वैट का हिस्सा कम करना चाहिए था, वो किया नहीं गया। जुमलेबाजी करने के अलावा इस सरकार ने एक भी काम नहीं किया है। ये बड़ा हमला है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का वर्तमान मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के ऊपर। उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेता हैं हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने इस बजट पर बड़ा तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है दो बातें जो उन्होंने सबसे अहम कही है। सबसे बड़ी बात जो उनकी है कि पिछले 20 सालों में जितने भी बजट उत्तराखंड में पेश हुए हैं, उसमें से सबसे कमतर इस बजट को उन्होंने आंका है, उसे खोखला बजट बताया। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इस बजट में जुमलेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा किया गया है, कोरम पूरा किया गया है। और हमारी तरफ से जिसको पार्टी कह दे, मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ। मैंने जब ये सुझाव दिया था तो मैंने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में दिया है। मेरे सुझाव का उत्तराखंड से ही केवल ताल्लुक नहीं है। और मैंने उस पर भी स्पष्ट कर दिया था सुझाव देते वक्त, जिसको भी पार्टी कहे, मैंने तो नाम लेकर के कहा, श्री प्रीतम सिंह जी हों, श्रीमती इंदिरा हृदय हों, मैं उनके पीछे। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर कांग्रेस के सवाल पर जो राज्य सरकार के मंत्री हैं मदन कौशिक, उन्होंने जवाब दिया है। मदन कौशिक ने गन्ना किसानों के मुद्दे पर कहा है कि कई अन्य राज्यों से ज्यादा जो गन्ने का मूल्य है वो उत्तराखंड देता है, यानी किसानों को गन्ना की कीमत उत्तराखंड में कई राज्यों की तुलना में बेहतर है। पंजाब और महाराष्ट्र जैसे कांग्रेस शासित राज्यों से बेहतर स्थिति में
उत्तराखंड के गन्ना किसान हैं, किसानों के कल्याण की कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्योंकि लगातार सवाल सरकार पर खड़े उठाए जा रहे थे, सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। तो आज इस मामले को लेकर मंत्री मदन कौशिक खुद सामने आए और उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब दिए। विशेष तौर पर जो गन्ना किसानों को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे, उसका जवाब उन्होंने दिया है कि उत्तराखंड के गन्ना किसानों को कांग्रेस शासित राज्यों और कई अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर पैसे और कीमत दिया जाता है। उन्होंने किसानों की मजाक बनाई कि जो किसान सम्मान निधि उसके बारे में, फिर उन्होंने कहा कि आपने जो 250 करोड़ की व्यवस्था की है उसके बारे में टिप्पणी। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किसान सम्मान निधि जो अपने राज्य में भी 6 लाख से ज्यादा हम किसानों को दे रहे हैं, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है। 0% पर हम जो ब्याज टोटल हम दे रहे हैं, अगर 1 साल का जोड़े एक किसान का तो 20-25 हजार रुपये होगा जो हम दे रहे हैं। यानी किसानों को अच्छा, हम जो उनकी कृषि के यंत्र हैं वो अच्छे मिले, अच्छा उनको खाद मिले, अच्छा उनको बीज मिले, और इसके लिए जो व्यवस्था वो है, तो हम किसानों की आय दुगनी करने में भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी के साथ और उनके में से गन्ना मिलाकर चल के राज्य में 2022 तक आमदनी दुगनी करें, इस दिशा में कल हमने बजट में समुचित व्यवस्था की है। आज उन्होंने गन्ने मूल्य की बात की। भारत में जो FRP जारी होती है भारत सरकार के द्वारा, और कुछ राज्य उसमें अपने राज्य का अलग से मूल्य घोषित करते हैं, SAP करके, जिसको हम। हरिद्वार में कुंभ को लेकर किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से हमारे संवाददाता सुमित सैनी ने खास बातचीत की है। तमाम जो अखाड़े हैं अब अपनी पेशवाई निकाल रहे हैं। कल भी तमाम साधु संत यहाँ पर पहुँचे और पेशवाई निकाली। आज हम जिस संत से आपको मिलाने जा रहे हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं। आइए इनसे बात करते हैं। माता जी प्रणाम आपका। जय श्री महाकाल। धन्यवाद। हरिद्वार में आपने कल पेशवाई भी निकाली, जो मुख्य आकर्षण रहा जूना अखाड़े के सामने, तो हरिद्वार के से लोगों का बड़ा अनूठा प्यार भी दिखाई देगा, तो क्या कहेंगे हरिद्वार से? मैं कण कण मेरे रोम रोम से शत शत नमन करती हूँ। कहते ना हम ब्रह्मास्मि, जिनके अंदर सबके अंदर, हम सबके अंदर वो ब्रह्म का वास है, उसे नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि हमारे हरिद्वार और ज्वालापुर के जितने भी लोग आए थे पेशवाई में हमारा स्वागत करने के लिए, उन्हें नमन है और धन्यवाद करती हूँ कि इतना प्यार किन्नरों के प्रति, जूना अखाड़े के प्रति, आवाहन अग्नि अखाड़े के प्रति आपका है। मेरा नमन है उस प्रेम को, और उस प्रेम पे हम खरे उतरेंगे कि सत्य सनातन धर्म की ध्वजा को आडंबर से दूर रख के लेके चलेंगे। मतलब एक पहला कुंभ आपने इलाहाबाद में किया है, उज्जैन में किया है, अब बाद में इलाहाबाद। हाँ, अब तीसरा कुंभ करने जा रहे हैं आप, तो क्या विशेष रहेगा हरिद्वार के कुंभ को लेकर? हम सबको जूना अखाड़े के साथ करेंगे। आप सभी ने देखा पहले दिन से हमने नगर प्रवेश जूना अखाड़े के साथ किया, हमने धर्म ध्वजा जूना अखाड़े के साथ करी, कल पेशवाई जूना अखाड़े के साथ करी, और अब हम स्नान भी जूना अखाड़े के साथ करेंगे। और बहुत सारा कर्मकांड होगा 1 से 28 तारीख तक, हमने जो प्लान किया है। बिल्कुल, जब से आप महामंडलेश्वर बने हैं तब से एक विवाद भी लगातार आपके साथ में चल ही रहा है, तो क्या अच्छी बात है ना कि विवाद हो रहा है। अगर विवाद नहीं हो तो इंसान बैठ जाता है चुपचाप से। जब विवाद होता है तभी तो देखिए सोना होता है, उसे आग में तप के ही तो कुंदन बनना पड़ता है। तो मैं शत नमन करती हूँ जो भी विवाद करते हैं और जो भी कहते हैं, आम आदमी से लेके बड़े से बड़ा इंसान, मैं खुश रहती हूँ। और अब लगता है कि धीरे धीरे सारे विवाद थम जाएंगे और सभी पूजनीय है मेरे लिए। जिसमें ब्रह्म का वास है वो सभी पूजनीय है मेरे लिए। तो मैं किसके कहूँ? देखिए, ये उंगली भी मेरी, ये भी मेरी। अगर मैं एक को भी काटूंगी तो खून तो मेरा ही बहेगा। तमाशा वो जग देखेगा जो हमारे धर्म को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या हमें किन्नरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, है ना। वो उनका जीत हो जाएगी। तो ये जीत मुझे उधर तक नहीं करनी है। तो मैंने कभी किसी का मैं आलोचना कर ही नहीं सकती। अच्छा, कुंभ में बात करें तो हरिद्वार में कहाँ स्थान रहेगा आपका? कहाँ पर आपकी दीपक रावत जी वो डिसाइड करेंगे।
वो निर्णय दीपक जी का है, मेला प्रशासन का है। मैं तो ऐसे आंचल फैला के बैठी हूँ कि दीपक रावत जी जहाँ मुझे रखेंगे वहाँ रह लूँगी, क्योंकि वैसे पैसा और वैसी इस्टेब्लिशमेंट हमारी यहाँ पे नहीं है। अच्छा, बात करें, आपके द्वारा 2 किताबें भी लिखी गई हैं। अब सुनने में आ रहा है कोई नई किताब और लिखते जा रहे हैं। मैं और या मी एंड धर्मा तो लिखूँगी वो, और वो अगले प्रयाग में अभी इसके बाद कुंभ आएगा। तो उसमें क्या रहेगा तो कुछ? उसमें नहीं, तो उसमें सब रहेगा ना। मेन बात जिस तरीके से हमारे धर्म को ये, क्योंकि हमारा धर्म बहुत मॉडर्न है, और जो मॉडर्निटी है वो दुनिया को पता चले। जेंडर इक्वालिटी, जब ट्रांसजेंडर्स को उपदेवता बनते हैं, शिव कहते हैं कि बिना शक्ति में शव हूँ, सब कुछ है। उसे दुनिया के सामने हमारे बच्चों को, जनरेशन को समझ में तो आना चाहिए। हम क्यों नहीं ये चीज़ें समाज को दिखाने की कोशिश करें कि जिससे समाज और बढ़े। सिर्फ भगवा झंडा उठा के नारे लगाने से कोई हिंदू नहीं होता। जो सत्य है वो सनातन है। हमने दूसरों की इज्जत करनी सीखी है, पर ऐसे नहीं कि अब हम अपनी इज्जत कम कर लें। हम पहले अपना सम्मान बड़ा करेंगे तभी हम दूसरे का सम्मान कर पाएंगे, और यही मैं चाहती हूँ। लगातार आप पिछले कई सालों से ट्रांसजेंडर के लिए काम कर रहे हैं, उनके उत्थान के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको एक इस मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। हाँ, मतलब 99 से, इट इज़ 2021, तो इट इज़ 22 ईयर्स। दुनिया भर घूमी, एंड आई बिलीव इंडिया इज़ अ ग्लोबल लीडर इन ट्रांसजेंडर राइट। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस थावरचंद जी ने ट्रांसजेंडर एक्ट, ट्रांसजेंडर पॉलिसीज़ बहुत सच के इम्प्लीमेंटेशन में तो टाइम लगता है, पर स्थापित तो हो गई। और बहुत सारी स्टेट ने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड किया है। तो मैं अनुरोध करूंगी कि रावत जी भी ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाएं, और हमें यहाँ जगह दे कि हम लाइवलीहुड के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाएं, जिसे हम आश्रम कहें, पर हमारा आश्रम एक शेल्टर होम और ट्रेनिंग सेंटर होगा कि आने वाले बच्चे भीख मांगने पे मजबूर ना हो, बदन बेचने पे मजबूर ना हो, एक वक्त की रोटी के लिए। मैं यही चाहती हूँ। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में आचार्य महाडेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। क्योंकि कुंभ का आगाज हो गया है, लगातार अब यहाँ पर साधु संतों का हरिद्वार में आना शुरू हो गया है। कैमरा पर्सन के साथ सुमित सैनी, न्यूज़ 1 इंडिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।